हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद के सेंटर पर तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, सीटेट उर्दू पेडागोजी के पेबाइकू टेस्ट सीरीज़ का आज का ये 9वां वीडियो है। गुज़श्ता वीडियोज़ में हम लोगों ने सीटेट उर्दू पेडागोजी के गुज़श्ता सालों में आए हुए सवालात, ख्वाह 2024 के हों, 2023 के हों या 2022 के हों या 2021 के हों या 2020 के हों, इन तमाम पर्चों को हम लोगों ने वजाहती अंदाज में हल करने की कोशिश की थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक नए पर्चे के साथ फिर आप लोगों के रूबरू हुआ हूं। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिन लोगों ने लैंग्वेज 2 लिया है उनका उर्दू का पर्चा है। तो चलिए उर्दू पेडागोजी के सवालात की तरफ सीधे बढ़ते हैं। 136 नंबर से उर्दू पेडागोजी के सवालात शुरू होते हैं। तो चलिए आज का जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हिदायत लिखा हुआ है कि नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 136 से 150 तक के ये आपके ये उर्दू पेडागोजी के सवालात हैं। तो चलिए सीधे सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 136 में क्या कह रहा है कि दफ़ा 343(2) के मुताबिक आईन हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है। यानी आपका जो अनुच्छेद 243 खंड 2 है, उसमें जो आपका संविधान है वो हिंद संविधान, भारत का संविधान जो है इस्तेमाल के लिए क्या कहता है। हिंदी बतौर सरकारी ज़ुबान, हिंदी बतौर मुआविन सरकारी ज़ुबान, अंग्रेज़ी बतौर सरकारी मुआविन ज़ुबान, अंग्रेज़ी बतौर मुआविन सरकारी ज़ुबान। देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि आपके संविधान में दो आर्टिकल का जिक्र ख़ास तौर से ज़ुबान के हवाले से हुआ है। एक 343 और एक है 343 खंड 2। अगर हम 343 की बात करते हैं, अगर इसकी बात करते हैं, 343 की बात करते हैं, तो 343 में कहा गया है कि जो हिंदी है ये संघ का राजभाषा के रूप में होगा। यानी हिंदी जो है वो संघ के राजभाषा के रूप में होगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है, इसी 343 में ये भी बताया गया है कि देवनागरी लिपि में जो चीज़ें सरकारी काम होंगी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाएंगी। इसलिए आप देखते हैं कोर्ट वगैरह में या फिर इसके अलावा सरकारी दफ्तर वगैरह में जो कुछ आपके पैगामात जारी किए जाते हैं, जो कुछ भी लिख कर के पेश किया जाता है, वो देवनागरी लिपि में होता है। और साथ ही साथ आप देखे होंगे कि बगल में इंग्लिश ज़ुबान में भी लिखा जाता है। वो इंग्लिश ज़ुबान में जो लिखा जाता है वो कहीं ना कहीं मुआविन ज़ुबान के तौर पर पेश किया जाता है। उसी मुआविन ज़ुबान की बात 343 खंड 2 में कहा गया है कि ये जो अंग्रेज़ी आपका होगा बतौर मुआविन सरकारी ज़ुबान के तौर पर होगा। तो हम लोगों ने क्या समझा कि आपके आर्टिकल 343 और 343(2) ये दो आर्टिकल आपके संविधान में हैं। 343 में कहा गया है कि संघ का जो राजकीय भाषा होगा वो क्या होगा, हिंदी होगा। और कहा गया है ये भी कि देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाएगा जो भी सरकारी काम होंगे। और 343(2) में क्या कहा गया है कि जो अंग्रेज़ी होगा वो बतौर मुआविन सरकारी ज़ुबान के होगा। तो ये जब इतनी चीज़ें हम जान लिए हैं, अब सवाल की तरफ फिर से आते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि दफ़ा यानी आर्टिकल 343(2) के मुताबिक आईन हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है। हिंदी बतौर सरकारी ज़ुबान ये तो होगा नहीं, हिंदी बतौर मुआविन सरकारी ज़ुबान ये भी नहीं होगा। अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़ुबान, अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़ुबान नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मैंने अभी बताया है कि 343(2) में जो बताया गया है वो अंग्रेज़ी जो आपका होगा बतौर मुआविन सरकारी ज़ुबान होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि 343(2) के तहत अंग्रेज़ी बतौर मुआविन सरकारी ज़ुबान होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 137 में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। 137 में कह रहा है, दर्जन में से कौन क्लासिकी ज़ुबान के पैमाने में शामिल नहीं है। सवाल में एक लफ्ज़ आया हुआ है क्लासिकी, जिसको हम और आप हिंदी में क्या कहते हैं, शास्त्रीय भाषा। ठीक, यानी ऐसी भाषा जिसका वर्णन शास्त्रों वगैरह में होता हो, यानी शास्त्र वगैरह की जो भाषा है, जो ज़ुबान है, उसी को हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं। क्लासिकी ज़ुबान के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्लासिकी ज़ुबान की खुसूसियत ये है कि वो कम से कम 1500 से 2000 साल तक पुरानी हो। ठीक, ये शास्त्रीय ज़ुबान की एक भाषा है। जब भाई ये शास्त्रीय ज़ुबान 1500 से 2000 साल पुरानी होगी तो ये कदीम ज़ुबान भी कही जाएगी। तो इस तरीके से क्लासिकी ज़ुबान की खुसूसियत में से ये भी आ गया। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि वो शास्त्रीय ज़ुबान हो, दूसरी चीज़ क्या है कि वो पुरानी ज़ुबान हो, तीसरी चीज़ क्या है
कि वो 1500 से 2000 साल पुरानी हुई। तमाम चीज़ें क्लासिकी ज़ुबान के हवाले से मैंने बताया आपको। अब देखिए सवाल को फिर से पढ़ते हैं। सवाल को जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जवाब खुद ब खुद निकल आएगा जो वजाहत मैंने की है। दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी ज़ुबान के पैमाने में शामिल नहीं है, यानी क्लासिकी ज़ुबान के पैमाने में कौन शामिल नहीं है। ज़ुबान के 115 से 200 साल पुरानी तारीख़ तहरीरी मवाद हो। अभी मैंने बताया कि जो क्लासिकी ज़ुबान है उसकी तारीख़ क्या है, वो कम से कम 1500 साल या फिर 2000 साल ये पुरानी हो कम से कम, यानी इसकी तारीख़ जो हो ये 1500 साल या 2000 साल पुरानी इसकी तारीख़ हो। तो भाई ये तो है क्लासिकी ज़ुबान में, आपसे पूछा है कौन शामिल नहीं है। इसी तरीके से इस ज़ुबान में कुछ कदीम अदब रज़मिया कलमबंद किए गए हों। भाई जब ये पुरानी है तो कदीम अदब और रज़मिया होंगे, तो इस तरीके से ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। तीसरे में क्या कह रहा है, ज़ुबान का ताल्लुक़ शेड्यूल ज़ुबानों से ना हो। भाई ये तो सही नहीं लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ज़ुबान की अपनी तारीख़ी रवायत हो और ये दूसरी ज़ुबान से मुस्तआर ना हो। भाई देखिए उर्दू ज़ुबान जो है वो दूसरी ज़ुबान से मतलब क्लासिकी ज़ुबान जो है वो दूसरी ज़ुबान से मुस्तआर ना हो। तो ज़ुबान की अपनी तारीख़ी रवायत है, भाई क्लासिकी ज़ुबान है तो उसकी तारीख़ी रवायत है भी, और ये दूसरी ज़ुबान से मुस्तआर भी नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। और आपसे पूछा क्या है कि कौन शामिल नहीं है, आपसे पूछा गया है क्लासिकी ज़ुबान के पैमाने में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए 1500 साल पुरानी हो ये भी शामिल है, जैसा कि मैंने बताया। कदीम अदब हो ये भी शामिल है। ज़ुबान की पुरानी तारीख़ी रवायत हो ये भी शामिल है। लेकिन ज़ुबान का ताल्लुक़ शेड्यूल ज़ुबानों से ना हो ये नहीं है, ठीक, बल्कि ज़ुबान का ताल्लुक़ जो होता है वो शेड्यूल ज़ुबानों से उसका होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 यही सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और आपसे पूछा ही गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस तरीके से 137 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं आप लोगों से कहता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कम से कम ज़रूर कर दिया करें मेरे भाई, इससे हमारे लिए भी हौसले की बात होगी। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 138 की तरफ। 138 में क्या कह रहा है कि आमोज़गार की सुनने की महारत का अंदाज़े कद्र किया जा सकता है, यानी जो अधिगम करता है उनके सुनने का जो कौशल है उसका अंदाज़े कद्र किया जा सकता है। कैसे? आपके ऑप्शंस हैं, उनके साथ मुतवातिर मश्क और अमल के ज़रिए, कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के ज़रिए, तीसरा है मज़ीद खामोश मुताले के लिए मौक़े फ़राहम करके, चौथा है उन्हें इल्मी सयाहत के लिए बाहर जाने के कह के, यानी जो टूर वगैरह स्कूल की तरफ से होता है उसके बारे में बात कही जा रही। तो कहा जा रहा है कि आमोज़गार यानी लर्नर्स में लिसनिंग स्किल का अंदाज़े कद्र किस तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए उनके साथ मुतवातिर मश्क और अमल के ज़रिए, ये तो नहीं होगा। तीसरे में क्या कह रहे हैं, मज़ीद खामोश मुताले के लिए मौक़े फ़राहम करके। भाई मुताले के लिए मौक़े फ़राहम करने से उनके अंदर सुनने की महारत कहाँ से फ़रोग होगी, तो ये भी आपका नहीं होगा। उन्हें इल्मी सयाहत के लिए बाहर जाने के लिए, सैर व तफरीह के लिए बाहर जाने के लिए जो स्कूल की तरफ से होता है, इससे भी सुनने की महारत उसमें फ़रोग नहीं पाएगी। बल्कि अब आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है, अब उसकी वजाहत करते हैं। उसमें क्या कह रहा है कि आमोज़गारों में सुनने की महारत का अंदाज़े कद्र कैसे किया जा सकता है कि कहानी सुनाने के बाद तफ़हीम पर मबनी सवालात के ज़रिए से, यानी कोई टीचर कोई कहानी सुनाता है, कहानी सुनाने के बाद कहता है कि बच्चों आज के सबक से हम लोगों ने क्या सीखा। अब बच्चे जो बताएंगे उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि बच्चों ने जो सुना है उसको किस हद तक सुना है, वो अच्छे से सुना है कि नहीं सुना है। तो इस तरीके से कहानी सुनाने के बाद जो आप तफ़हीमी सवालात करेंगे उसके सवालात के ज़रिए से बच्चे अच्छे तरीके से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि उनके अंदर सुनने की महारत फ़रोग पा रही है कि या नहीं पा रही है। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में बात कही जा रही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 139 की तरफ बढ़ते हैं। 139 में क्या कह रहा है, 139 में कह रहा है पढ़ने के इब्तिदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। यानी जो आपके इब्तिदाई मरहला है, इस लफ्ज़ पर गौर करिएगा कि पढ़ने के इब्तिदाई मरहला यानी प्राइमरी दर्जे में हुरूफ़ तहजी याद करने पर, पढ़ने में रवानी पर, हर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग देने पर, पढ़ने में दुरुस्तगी पर। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जहाँ कहीं पर भी अगर याद की बात आ जाए, इसी तरीके से रटने की बात आ जाए, इसी तरीके से सिर्फ़ लफ्ज़ आ जाए, ठीक, इसी तरीके से सिर्फ़ लफ्ज़ आ जाए, या और कोई भी चीज़ बार बार मश्क की बात आ जाए, तो ये तमाम उर्दू पेडागोजी के ऐसे अल्फाज हैं जो निगेटिव कहलाते हैं। तो ये अगर आ जाएं तो आपको फ़ौरन देख करके काट देना है।
तो खैर चलिए सवाल की तरफ पढ़ते हैं। पढ़ने के इब्तिदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। हरूफ तहज्जी याद करने पर याद की बात आ गई है, तो ये आपका होगा नहीं। पढ़ने में रवानी पर, चलिए कुछ हद तक ये सही लग रहा है। हर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग देने पर, ये तो और सही लग रहा है। चौथे में क्या करें, पढ़ने में दुरुस्तगी पर, यह भी सही लग रहा है। लेकिन हमें देखना क्या है, सवाल के अकॉर्डिंग। सवाल में कह रहा है इब्तिदाई मरहले में, भाई इब्तिदाई मरहले में पढ़ने में बच्चों में रवानी आ ही नहीं सकती है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। पढ़ने में दुरुस्तगी, इब्तिदाई मरहले में पढ़ने में दुरुस्तगी भी नहीं आएगी, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका ना ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ, यानी हरूफ तहज्जी, न इसी तरीके से रवानी की बात, ये भी नहीं सही हुआ। ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं सही हुआ। आपके पास अब बच रहा है एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, यानी हर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग देने पर, यानी जो हर्फ कहा जा रहा है वो उसकी आवाज़ भी वैसे हो। मान लीजिए कि अगर बच्चों से कहा जाए कि जैसे मान लीजिए जनाज़ा, ठीक, ये एक लफ्ज़ है जनाज़ा। अब यहाँ पर हर्फ है जीम और यहाँ पर हर्फ है जे, तो जीम और जे का जो तलफ़ुज़, इसकी आवाज़ जो है वो अलग अलग है। तो बच्चों को इब्तिदाई मरहले में ये सिखाया जाता है, बेटा ये जनाज़ा नहीं बल्कि जनाज़ा है, ना कि ये जनाजा, ऐसा नहीं है। यानी इस तरीके से बच्चों को बताया जाता है, यानी हर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग देने पर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यही इब्तिदाई मरहला ना दिया होता तो इसमें सबसे बेहतर जो होता वो हो जाता पढ़ने में दुरुस्तगी या पढ़ने में रवानी, लेकिन इब्तिदाई मरहला दे करके आपको इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल यानी 140 में क्या कह रहा है, 140 में कह रहा है सुनना और पढ़ना, यानी सुनना और पढ़ना ये किस में शामिल है। अक्ज़ी महारतें, इजहारी महारतें, दिलचस्प महारतें, गौर व फिक्र की महारतें, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सुनना और पढ़ना होता है ये 2 चीज़ें होती हैं। एक इसको अक्ज़ी महारतें, यानी जिसको हम ग्रहण करना कहते हैं उसको, और इसी को उर्दू में एक लफ्ज़ और कहा जाता है वसूली महारत, यानी जिसको हम लेते हैं। तो सुनते जब हम हैं तो किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। इसी तरीके से जब पढ़ते हैं तब भी हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 141 में क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 141 में कह रहा है कि तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। यानी तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक, तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक, यानी जिसको हम बोलते हैं सृजन करता बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकता है। आपके ऑप्शन है बच्चों की कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फ़ीडबैक फराहम करके, दूसरा उनके कामों की तारीफ़, उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके, गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए कह के, पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग दे करके। देखिए ग्रेडिंग वगैरह ये आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात कही जा रही है। उस्ताद किस के ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार करेगा। तो देखिए गलतियों को नज़रअंदाज करके, ये भी आपका ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेड दे करके, पूरी क्लास के सामने भाई, तो ये कहीं ना कहीं किसी बच्चे को तकलीफ़ देने की भी बात हो जाएगी, तो ये भी आपका नहीं होगा। बच्चों के कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फ़ीडबैक, कवायद, भाई कवायदों की भी बात नहीं, कवायद में कहाँ से क्रिएटिविटी आएगी, तो ये भी आपका नहीं होगा। बच रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है इसको देखते हैं। उनके कामों की तारीफ़, उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके, भाई उनके कामों की तारीफ़ करेंगे, उनके कामों का हवाला देते हुए उस पर खुसूसी तबसरा करेंगे। तो इस तरीके से सृजन करता बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद अपने रद्द अमल का इजहार इस तरीके से कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 142 की तरफ। 142 में क्या कह रहा है, 142 में दर्जन में से कौन अपने आप ज़ुबान सीखने और ज़ुबान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है। कौन अपने आप ज़ुबान सीखने और ज़ुबान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है। तो देखिए जहाँ पर ज़ुबान से साबिका की बात कही जाए, ज़ुबान से साबिका, ठीक, जहाँ पर भी ज़ुबान से साबिका की बात कही जाए तो वहाँ पर अपने आप ज़ुबान सीखने और ज़ुबान की आमोजिश,
یہ ان دونوں کے درمیان کا یہی بنیادی فرق ہوتا ہے زبان سے سابقہ کا۔ تو اس طریقے سے اس میں دیکھتے ہیں کہاں پر ہے روانی اور درستگی، یہ تو ہوگا نہیں۔ زبان سے سابقہ یہاں پر آپ کا آپشن سیدھے آ گیا ہے، اس میں زیادہ وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کا آپشن نمبر 2 بالکل صحیح ہو گیا۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 143 کی طرف۔ 143 میں کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ بطور ماخذ مادری زبان کے استعمال کے بارے میں درج ذیل میں سے دیا گیا کون سا بیان درست نہیں ہے؟ آپ کو درست نہیں ہے، اس پر غور کرنا ہے کہ بطور ماخذ، ماخذ مطلب سورس، سروت، جس کو بتایا ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کے حوالے سے وضاحتی انداز میں بات کی تھی کہ ماخذ کیا ہے، کسے کہتے ہیں۔ بس آپ اتنا جان لیجئے کہ ماخذ کو سروت کہا جاتا ہے۔ تو بطور ماخذ یعنی سروت کے دوارا مادری زبان کے استعمال کے بارے میں درج ذیل میں سے کون سا بیان درست نہیں ہے؟ یہ بچوں کی آموزش، غور و فکر اور تبادلہ خیال میں معاون ہوتی ہے۔ یہ آموزگاروں کے معنی اخذ کرنے کے عمل میں مثبت رول ادا کرتی ہے۔ مادری زبان اہم تدریسیاتی مواقع فراہم کرتی ہے۔ یہ دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ دیکھیے، جو بطور سورس یعنی سروت کے دوارا مادری زبان کے استعمال کے بارے میں کون سا بیان درست نہیں ہے، تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو جو مادری زبان ہوتا ہے یہ بچوں کی آموزش، غور و فکر اور تبادلہ خیال میں معاون ہوتی ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ آموزگاروں کے معنی اخذ کرنے کے عمل میں مثبت رول، بھائی مادری زبان مثبت رول ادا ہی کرے گی، تو یہ بھی آپ کا صحیح ہے۔ مادری زبان اہم تدریسیاتی مواقع فراہم کرتی ہے، بھائی یہ بھی صحیح ہے آپ کا کہ اہم تدریسیاتی مواقع مادری زبان فراہم کرتی ہے۔ یہ دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنے میں، نظر انداز کہاں کرتی ہے بھائی؟ تو یہ غلط ہو گیا، اور آپ سے پوچھا کیا ہے کہ غلط کون ہے، تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 4 یہ صحیح ہو جائے گا، اور یہی غلط ہے اور پوچھا آپ سے غلط ہے۔ ٹھیک، تو بڑھتے ہیں سوال نمبر 144 کی طرف۔ 144 میں کیا کہہ رہا ہے؟ ابتدائی سطح پر بچے کی زبان کو فروغ دینے میں سب سے اہم کیا ہے؟ یعنی پرائمری لیول میں بچے کی زبان کو فروغ دینے میں یعنی بڑھاوا دینے میں سب سے اہم کیا ہے؟ قواعد کا علم، زبان کے لیے مناسب ماحول، زبان کی درسی کتاب، بچے کا انداز قدر۔ ٹھیک، تو دیکھیے قواعد کا علم ابتدائی سطح پر یہ تو ہوگا نہیں، زبان کی درسی کتاب یہ بھی آپ کا نہیں ہوگا، بچے کا انداز قدر، بھائی انداز قدر کے ذریعے سے زبان کہاں فروغ پائے گی، وہ بھی ابتدائی سطح کے بچوں کے لیے، پرائمری لیول کے لیے۔ بلکہ یہاں پر آپشن نمبر 2 آپ کے پاس بچا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ زبان کے لیے مناسب ماحول، بھائی جب زبان کے لیے مناسب ماحول ملے گا تو اس کے ذریعے سے بچوں کا جو زبان ہے پرائمری لیول کے بچوں کا، تو اس کے ذریعے سے زبان کو بڑھاوا دینے کا سب سے اہم موقع یہی ہے کہ اس کے لیے مناسب ماحول ہو۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 2 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 145 کی طرف۔ 145 میں کیا کہہ رہا ہے کہ پورٹ فولیو کس کی مثال ہے؟ پورٹ فولیو یعنی جس میں بچہ خود اپنی ذات کے بارے میں انداز قدر لگاتا ہے، یعنی چیزیں اس میں لکھتا ہے، کچھ اہم نکات کو لکھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی کی وجہ سے اساتذہ بھی لکھ لیتے ہیں بچے نے کس حد تک کامیابی حاصل کی یا کس فیلڈ میں وہ کم نظر آ رہا ہے، تو یہ پورٹ فولیو کا کام ہوتا ہے۔ تو از خود انداز قدر، ٹھیک ہے، استاذ کے ذریعے انداز قدر، بھائی یہ بھی ہے۔ از خود اور اساتذہ دونوں کے ذریعے انداز قدر، یہی صحیح ہے۔ ریاستی بورڈ کے ذریعے انداز قدر، تو بھائی یہ بھی نہیں ہوگا۔ صرف استاذ کے ذریعے انداز قدر پورٹ فولیو اس کی مثال تھوڑی نہ ہے، یا خود کے لیے، بلکہ اس میں دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی بچہ خود بھی انداز قدر کرتا ہے کہ اس نے کیا سیکھا ہے، کتنا سیکھا ہے، اور استاذ یعنی دونوں انداز قدر کرتے ہیں پورٹ فولیو کے لیے۔ تو اس طریقے سے آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 146 کی طرف بڑھتے ہیں۔ 146 میں کیا ہے؟ لفظوں پر مبنی معمہ۔ معمہ کو ہم اور آپ ہندی میں بولتے ہیں رہسیہ، ٹھیک، ایک معمہ ہے، ایک رہسیہ ہے۔ لفظوں پر مبنی معمہ کس کے اضافے میں معاون ہوتا ہے؟ یعنی جو لفظوں پر مبنی رہسیہ ہوتے ہیں وہ کس کے لیے کس چیز میں وہ اضافہ کرتے ہیں؟ تو بھائی لفظوں پر جو رہسیہ ہوگا اس کے ذریعے سے ہم لفظ کے بارے میں بہتر طریقے سے جان پائیں گے۔ خیر آپشن میں دیکھیے کیا کہہ رہا ہے؟ سننے کی مہارت، بھائی لفظوں پر جو رہسیہ ہوتا ہے وہ سننے کی مہارت میں معاون ہوتا ہے، یا لکھنے کی مہارت میں معاون ہوتا ہے، یا لفظیات پر معاون ہوتا ہے، یا ادبی معاون ہوتا ہے۔ تو نہ ہی سننے میں مہارت حاصل ہوتی ہے اس سے، نہ لکھنے میں، نہ ادبی معاون میں، بلکہ لفظوں پر مبنی یعنی جو آپ کے لفظ ہیں شبد پر آدھارت رہسیہ جو ہوتے ہیں وہ کس چیز پر ہوتے ہیں؟
शब्दों पर होते हैं, लफ्ज़ियात पर होते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 147 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। दरअसल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र के दौरान ज़रूरी नहीं है। यानी सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र के दौरान ज़रूरी नहीं है। आपको इस लफ्ज़ पर गौर करना है कि ज़रूरी नहीं है। आवाज़, लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल, लुगात और फ़ामूस का इस्तेमाल, साफ़ और वाज़े आवाज़। देखिए, सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र के दौरान कौन सा ज़रूरी नहीं है भाई। आवाज़ और लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ ये तो ज़रूरी है ये भाई, वरना हम सुनने की सरगर्मी का अंदाज़े कद्र कैसे लगा पाएंगे। मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल, ये भी आपका सही है। ठीक, लुगात और फ़ामूस, भाई लुगात की बात तो कहीं नहीं जा रही है, तो ये तो आपका होने वाला नहीं है। खैर, लेकिन देख लेते हैं आगे। साफ़ और वाज़े लफ्ज़, भाई साफ़ और वाज़े लफ्ज़ भी सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र के लिए ज़रूरी है। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी नहीं है? तो आपके लिए लुगत और फ़ामूस यानी लुगत वगैरह सुनने की सरगर्मियों के अंदाज़े कद्र के लिए ज़रूरी नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, क्योंकि यही गलत है और पूछा आपसे गलत है, यानी ज़रूरी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 148 की तरफ। 148 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 148 में कह रहा है कि ज़ुबान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक डैश तरीका है। कौन सा तरीका है? रास्त तरीका है, सौती तरीका है, कुछ ज़ुबान का तरीका है, जुज़्वे ज़ुबान का तरीका है। तो ज़ुबान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर के पढ़ने की तदरीस का एक तरीका, ये रास्त का भी तरीका नहीं होता है, कुल ज़ुबान का भी तरीका नहीं होता, जुज़्वे ज़ुबान का तरीका भी नहीं होता, बल्कि सौती तरीका होता है। सौत कहते ही हैं आवाज़ को। सौत के माने होते हैं किस चीज़ के? सौत के माने आवाज़ के होते हैं। और वही आपसे क्या पूछ रहा है कि ज़ुबान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक सौती तरीका है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 149 की तरफ। 149 में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि दरसी किताब से परे जाने का क्या मतलब है। यानी परे का मतलब होता है बाहर, आउट। तो दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद फ़राहम करना, दरसी किताब को नज़रअंदाज करना, उससे परे जाना, मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए। चौथा, दरसी किताब से परे जाकर बच्चों को मज़ीद गिराबार न करना। ठीक, तो दरसी किताब से परे जाने का जो मतलब होता है कि यानी आप जो आपके दरसी किताब हैं उसके अलावा भी कुछ मुआविन कुतुब होते हैं, उसके हवाले से बच्चों को तालीम के मौके फ़राहम किए जाएँ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद फ़राहम करना, यही आपका एकदम सही है। बाकी दूसरे ऑप्शन भी देख रहे हैं, दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे परे जाना, भाई ये तो वजाहत कर ही नहीं रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए, भाई ये सवाल में पूछ ही नहीं रहा है। दरसी किताब से परे जाकर बच्चों को मज़ीद गिरा ना करना, ये भी आपका नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर 150 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। जो आज का आखिरी सवाल है उसमें क्या कह रहा है कि उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। सवाल को गौर से पढ़िएगा कि उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। बच्चे उसके हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़ुबान की क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होती है। देखिए, एक टीचर है, वो तीसरी जमात के बच्चों को लिफाफा बनाने के लिए हिदायत दे रहा है, बच्चे उस हिदायत पर अमल करते हैं। तो ये जो सरगर्मी है ज़ुबान की क्लास में बच्चे के लिए किस तरीके की मुआविन होगी? आपके ऑप्शन है लिखने की महारत में इजाफ़ा करना, बोलने की महारत में इजाफ़ा करना, सुनने की महारत में इजाफ़ा करना, तख्लीकी महारत में इजाफ़ा करना। तो देखिए, बच्चों को कुछ हिदायत दे रहे हैं, बच्चे उसको सुन करके उस पर अमल कर रहे हैं। ठीक, तो लिखने की महारत में इजाफे की बात तो हो ही नहीं रही है, ना ही बोलने की महारत में इजाफे की बात हो रही है। अब आपके पास ऑप्शन 2 बच्चे हुए, तख्लीकी महारत में इजाफ़ा, सुनने की महारत में इजाफ़ा। देखिए, अगर यहाँ पर ज़ुबान की क्लास की बात ना कही जाती तो तख्लीकी महारत इसका सूटेबल आंसर होता, लेकिन यहाँ पर ज़ुबान की क्लास की बात कही जा रही है और उसके साथ कहा जा रहा है कि
लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है, कुछ वो कह रहा है, बच्चे उसकी हिदायत पर अमल कर रहे हैं, यानी सुन रहे हैं। तो बच्चों को कुछ वो कह रहा है, बच्चे उसको सुन करके वो लिफाफा बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सुनने की सरगर्मी में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से वो क्या होगा, तो ये अमल क्या कहलाएगा, सुनने की महारत में इजाफ़ा करना कहलाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सीटेट ने भी इसके ऑफिशियल आंसर की में इसी को माना है, इसमें कोई तरमीम रद्द-बदल नहीं की है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं पर सवाल का सिलसिला ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे तक वीडियो को पहुँचाएँ। आप अपने ख़यालात को कमेंट बॉक्स में पेश कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।